हेलो, मनोज मौर्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? मेंस्ट्रुएशन आपको समझाने के लिए जो यूट्रस की इनर लेयर थी, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो इस तरीके से यूट्रस की जो इनर लेयर थी, पहली पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर सबसे अंदर वाली लेयर थी एंडोमेट्रियम। इसका जब ब्रेक डाउन हो जाता है, इस तरीके से ये सर्विक्स था और यहाँ से वेजाइनल ओपनिंग है ना, तो इसका जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये ब्लड के रूप में यहाँ से बाहर आता है। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं? ये इवेंट जब स्टार्ट हो गया और जब अगली बार मेंस्ट्रुएशन होगा तो इस पूरे साइकिल को बोलते हैं, ये जो साइकिल रिपीट हो रहा है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बार बार चलता रहता है और इसका रिपीटिशन 28 या 29 डे में होता रहता है। ये किस में होता है? ये मेमेलिया में क्लास जो प्राइमेटा है, इसमें मंकी आते हैं, एप्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, इनमें होता है। इसका जो ब्लड है, नॉर्मली कहीं पर आपके कट जाए, कुछ हो जाए तो क्लॉटिंग हो जाती है, खून जम जाएगा, थक्का बन जाएगा, मगर इसमें क्लॉटिंग नहीं होती, थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोलाइसिन। इसकी प्रेजेंट के कारण इसमें थक्का क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। लगभग जो पूरा मेंस्ट्रुएशन होता है, एक बार में लगभग 40 से 80 ml ब्लड का लॉस्ट हो जाता है, इतना ब्लड निकल जाएगा। जब लड़की प्यूबर्टी हिट करती है अराउंड 13 ईयर पर, 13 साल की उम्र पर, तो जब उसका पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो इसको बोल देते हैं मेनार्क, और लगभग ये 50 साल की उम्र तक स्टॉप हो जाता है, जिसको बोल देते हैं मेनोपॉज। इनके बीच लगभग 37 साल हुए और 37 साल में हर साल लगभग 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। तो देखे जाए 12 बार ओवम रिलीज हुए तो 37 × 12 लगभग 444 एग रिलीज हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस, ब्रेन में जो पार्ट होता है, ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जो कि एक्ट करता है पिट्यूटरी पर। मान लीजिए ब्रेन है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहाँ से हार्मोन्स निकलेगा। कौन सा निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से निकल रहा है GnRH, और ये हिट करता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, FSH, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये यहाँ से हिट करेंगे या एक्ट करेंगे ओवरी पर। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए ये ओवरी है, हाइपोथैलेमस से निकला GnRH हार्मोन, जो कि एक्ट किया पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी से निकला FSH, यहाँ से पिट्यूटरी से निकला FSH और LH, ये ब्लड में मिल जाता है और यहाँ से जाएगा, ये ओवरी पे एक्ट करेगा। ये दोनों ओवरी पे एक्ट करते हैं और ओवरी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन।
तो ओवरी से रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और ये जो इसकी इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ये दोनों हार्मोन्स एक्ट करते हैं इस पर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही पूरा पढ़ना है। कैसे? हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा जीएनआरएच जो कि पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकलेंगे यहां से, और ये यहां ओवरी पर एक्ट करेंगे, और ओवरी से निकलेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है इस पर एक्ट करेगा। और अब हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज। तो इसमें 3 फेज होते हैं। एक तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज होता है, सेक्रेटरी एंड ल्यूटियल फेज होता है। तो अभी अच्छे से देखेंगे कैसे क्या इसमें है। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज हुआ जीएनआरएच पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, जिससे रिलीज हुए एफएसएच और एलएच। तो ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, इसको बोल देते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये दोनों एक्ट करते थे किस पर? ओवरी पर। अभी देखेंगे ओवरी मतलब जो फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है। तो इस पर एक्ट करते हैं ये दोनों हार्मोन्स, जिससे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो ये ओवरी से निकले हैं, तो इसको ओवरी हार्मोन्स या ओवरियन हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, ओवरियन हार्मोन्स। तो हमें इसका भी ग्राफ देखना है कैसे क्या है, कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है। फिर इन हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर पर। यूट्रस आप समझ रहे हैं ना, यूट्रस की जो इस तरीके से एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी उस पर क्या एक्ट होता है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। तो इतनी चीज़ें हमें एक साथ रिलेट करके समझनी है। तो पहला फेज समझते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, इसमें एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अगर स्ट्रक्चर से आप देखिए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें से ये सर्विक्स हुआ, यहाँ से वेजाइना, और ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, और यहाँ से ब्रेकडाउन होके ब्लड के फॉर्म में ये सब बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर ऐसे ब्रेकडाउन को दिखा दिया, ब्रेकडाउन हो चुकी है, ब्रेकडाउन हो रही है, टूट चुकी है, ये सब पूरी तरीके से टूट चुका है, और ये ब्लड के फॉर्म में इस तरीके से बाहर जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना। तो अब देखिए ओवरी के भी हमें इवेंट देखने हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के भी, और एफएसएच और एलएच का भी। जैसे यहाँ पर कोई फॉलिकल पड़ी हुई है, ठीक है ना, एफएसएच आएगा लगभग 15-20 को स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे एफएसएच आया और टॉर्च लगा के सबको जगाने लगे कि कौन चलेगा कौन चलेगा, तो 15-20 लोग को स्टिमुलेट करने लगा, जिसमें से जब ये डिसाइड हो जाता है कि मतलब ये जो फॉलिकल है ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, मतलब इनिशियल अगर ग्रो करना स्टार्ट किया तो एफएसएच ने किया, तो एफएसएच का अगर आप ग्राफ देखें तो इस तरीके से बढ़ेगा। मतलब एफएसएच इस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, एफएसएच ने स्टार्टिंग की, वो एक्चुअली 15-20 को स्टिमुलेट करता है, जिसमें से डिसाइड हो जाता है कि यही अब फॉलिकल ग्रो होगी, और ये जब बन जाती है प्राइमरी फॉलिकल, आपने पीछे पढ़ा होगा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता है प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। जब ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ अब यही फॉलिकल आगे चल के ग्रो होगी, मतलब सबको नहीं जाना है, केवल एक ही को जाना है, तो 10-15 लोग को जगा के क्या फ़ायदा। इसीलिए जब ये डिसाइड हो गया कि इसी को आगे जाना है, तो इसने एक हार्मोन्स रिलीज किया इनहिबिन, और इनहिबिन इसको निगेटिव फीडबैक देता है कि बस अब तुम चुप करो, है ना, कि अब रहने दो, डिसाइड हो गया कि हमें ही चलना है, ठीक है। जब ये डिसाइड हो गया,
जब इसको निगेटिव फीडबैक मिल गया तो इसका ग्राफ इस तरीके से डाउन आने लगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज में एफएसएच केवल इनिशियली इस जो ओरी है इसका जो फॉलिकल है इसको स्टिमुलेट कर देता है। बाकी दूसरा हार्मोन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स जो है एलएच है, ये दोनों ही काम कर, ये इनिशियली इसको स्टार्ट कर देता है, फिर एलएच का काम है ये इस पर एक्ट करता रहता है। इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना ये आगे चल के कैसा बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल, यहां पर ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, अब यहां से स्टार्ट कर देता है, मान लीजिए ग्रे, इसको दोबारा से बना रहे हैं, ये और बड़ा हुआ स्ट्रक्चर, यहां पर बन गया मान लीजिए सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही बना, यहां से रिलीज होने लगा एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन रिलीज करने लगा। मतलब एफएसएच ने पहले स्टिमुलेट किया फॉलिकल को, जो कि डिसाइड हो गया कि प्राइमरी फॉलिकल अब यही ग्रो होगा, तो प्राइमरी फॉलिकल ने इसको इंडिकेट कर दिया है इनहिबिन से कि अब बस करो मुझे चलना है ना। तो इसका ग्राफ स्लो डाउन होने लगा, मगर एलएच उस पर एक्ट कर रहा है लगातार, एफएसएच भी कर रहा है मगर अब उसका काम तो नहीं रहा, ठीक है। एलएच लगातार इस पर एक्ट कर रहा है, जिससे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, और सेकेंडरी फॉलिकल बनते ही इससे एस्ट्रोजन निकलने लगा। तो एस्ट्रोजन का आप देखिए यहां तक तो कोई काम नहीं रहा, मगर जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बना तो एस्ट्रोजन का ग्राफ ऊपर जाने लगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। एस्ट्रोजन का दो काम है। एस्ट्रोजन एक तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर जो थी बिल्कुल टूट चुकी थी, इसको बनाने लगता है, प्रोलिफरेट करने लगता है, मेंटेन करने लगता है, इस तरीके से ये एक काम कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है। दूसरा ये जिस डाल पर बैठा उसी को काटने लगता है, ये निगेटिव फीडबैक देने लगता है इसको, दोनों को, एफएसएच और एलएच को, कि इसका प्रोडक्शन कम किया जाए। मतलब यही बात है कि ये दोनों हार्मोन्स इस फॉलिकल पर, सेकेंडरी फॉलिकल, ये दोनों हार्मोन्स इस फॉलिकल पर एक्ट कर रहे थे, इससे निकल रहा था एस्ट्रोजन, मगर एस्ट्रोजन एक तो काम अच्छा कर रहा था कि ये इसको मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, मगर दूसरा ये काम कर रहा था जिससे ये बन रहा है, जिससे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को ये निगेटिव फीडबैक देने लगा कि इस एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन कम किया जाए। तो एफएसएच तो ऐसे भी कम ही पड़ रहा था यहाँ तक, इस तरीके से एफएसएच तो ऐसे भी कम पड़ रहा था। जो एलएच का ग्राफ ऊपर जा रहा था ये भी यहाँ से डाउन जाने लगा, इस तरीके से, क्योंकि अब जितना सेकेंडरी फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, ये जब टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, इसको ओवम बोल नहीं सकते भी, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। ये टर्सरी फॉलिकल जैसे ही बना तो ये और एस्ट्रोजन सेक्रेट करने लगा, ठीक है। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन सेक्रेट हो रहा है, ये लेयर उतनी ही मेंटेन हो रही है और उतना ही उसको निगेटिव फीडबैक दे रहा है कि बस करो, कम करो। मगर एक सर्टेन लेवल पर यहां तक तो ये निगेटिव फीडबैक दे रहा था, ऊपर निगेटिव, एफएसएच एलएच को निगेटिव फीडबैक दे रहा था, मगर एक सर्टेन लेवल पर जाने पर, ज़्यादा अमाउंट में जब सिक्रेट होने लगा टर्सरी फॉलिकल से ये एस्ट्रोजन, तो यहाँ अब ये एफएसएच और एलएच को देने लगा पॉजिटिव फीडबैक, एकदम से पॉजिटिव फीडबैक। मतलब यहाँ से अगर देखें, एलएच का ग्राफ काफ़ी ऊपर तक चला जाता है और एफएसएच का भी काफ़ी ऊपर तक चला जाता है, इस तरीके से पीक बन जाता है। तब तक ये जो टर्सरी फॉलिकल था यहां पर बन चुका था ग्राफियन फॉलिकल,
ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर है सेकेंडरी oocyte। जब LH का अभी तक तो क्या निगेटिव फीडबैक दे रहा था इसको, तो ये डाउन हो रहा था और इससे ये क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन हो रही थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां पर क्या हुआ, एकदम से सर्टेन जैसे इसका लेवल बढ़ा तो अब इसको पॉजिटिव फीडबैक देने लगा। जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक दिया इसका एक पीक बन गया, एकदम से कहानी पलट गई, पूरा पीक सा बन गया। जब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ गया तो इससे ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गई, रप्चर हो जाती है और ये सेकेंडरी oocyte क्या आ गया, बाहर आ गया। ये लगभग यहां पर 24 आवर तक जिंदा रहेगा। ये सब यूट्रस के अंदर कहानी चल रही है, ठीक है ना। वो एंडोमेट्रियम लेयर आपने पढ़ा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब उसी के अंदर कहानी चल रही। तो ये 24 आवर तक जिंदा रहेगा। अब ये जो बची हुई सेल थी इसके अंदर से, तो सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ गया, ये सेकेंडरी oocyte है, ये बाहर आ गया। ये जो बचा हुआ है ये बन गया, ये तो लुट गया ना, ये क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम और ये सेकेंडरी साइट, ये यहां 24 आवर ही जिंदा रहेगा, ठीक है ना। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया तो यहां पर क्या हुआ, अब यही तो सेक्रेट कर रहा था एस्ट्रोजन, तो यहां तो पीक तक आ गया, इसके बाद इसका लेवल डाउन होता चला गया। क्योंकि जब ग्राफियन फॉलिकल मतलब फॉलिकल ही सेक्रेट कर रहा था एस्ट्रोजन, जब ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बचा तो ये एस्ट्रोजन कहां सेक्रेट होगा, तो इसका लेवल डाउन होने लगा। अब आ गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसका अभी तक की कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, कहीं कोई इसको ब्लैक से दिखा दें, प्रोजेस्टेरॉन। ये यहां तक तो इसका कोई भी ग्राफ ऊपर गया नहीं। जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, अब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होने लगा, मगर ये जो है एस्ट्रोजन ये डाउन जाने लगा नीचे। बाकी इसका एक बार पीक बनता है और ये डाउन ही हो जाता है। यहां पर देखिए प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है यहां पर ऊपर आ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन दो काम करता है, ये भी एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन कर रहा होता है और इससे सेक्रेट करता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसलिए सेक्रेट करता है क्योंकि ये जो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये इम्प्लांट करेगा इसी में, इस एंडोमेट्रियम के लेयर है ना, ये आप समझ रहे हैं, ये एंडोमेट्रियम की लेयर को दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो यूट्रस के अंदर इस तरीके से एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, वहां का है स्ट्रक्चर है। तो ये एंडोमेट्रियम के लेयर में ये जो है सेकेंडरी oocyte, अगर ये फर्टिलाइजेशन इस तरीके से हो जाता है तो यहां पर ही इम्प्लांट करेगा, तो उसके लिए ग्लाइकोजन सेक्रेट करने लगता है और इसको मेंटेन तो करता ही करता है, ठीक है। और ये दूसरा काम ये करता है कि FSH और LH को निगेटिव फीडबैक भी देता है। प्रोजेस्टेरॉन भी इसको निगेटिव फीडबैक देता है। इसको रफ कर देते हैं, तो इसका भी ग्राफ आगे जाकर डाउन होता जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ जब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम है, यही तो सेक्रेट कर रहा है इसको, कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके ये डिजेनरेट होने लगता है, धीरे धीरे ये डिजेनरेट होता जाता है। जैसे जैसे डिजेनरेट होगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ये भी डाउन होता चला जाएगा इस तरीके से। तो ये जब डाउन हो जाएगा तो अब तो कोई हार्मोन्स बचा नहीं जो एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करे, तो यहां से फिर स्टार्ट हो जाता है
दूसरा साइकिल, फिर से वही यहां पर आ जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम लेयर का क्या हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा, और फिर यही साइकिल पूरा रिपीट होगा। आइए फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये लगभग चलता है 3 से 5 दिन तक की। ये एनसीईआरटी का डाटा है, बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। अब ये लगभग जो एवोल्यूशन हुआ है ये 14th डे पर हुआ, जहां पर सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई। तो 6 से लेकर ये 13 डेज तक की जो आप देख रहे हैं ये फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज है। फॉलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, तो फॉलिकुलर है। और प्रोलिफरेटिव मतलब ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है मेंटेन हो रही, प्रोलिफरेट हो रही, तो ये दोनों ही नाम इसके आ जाते हैं, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। ये लगभग 6 से 13 दिन तक की चलता है, क्योंकि 14th डे 14वें दिन पर आ जाता है, ओवल्यूशन होता है। यहाँ से 15 से लेकर 28 डेज तक लगभग ये 14 दिन तक की, इसके बाद यहाँ से 14 दिन तक की, इधर आखिरी में 28 डेज तक की, ये जो सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज चलता है। सेक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ग्लाइकोजन सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और ल्यूटियल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, इसीलिए इसको सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। दोबारा इसको समझते हैं और रिवीजन करते हैं। इसमें 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर और सेक्रेटरी। फॉलिकुलर को प्रोलिफरेटिव भी बोलते हैं और सेक्रेटरी को ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। जो यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है, पहले पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसके कारण ये ब्लडिंग होती है। तो ये 3 से 5 दिन तक चलता है। इसी में जब सबसे पहले पिट्यूटरी से जो 2 हार्मोन्स निकल रहे हैं, FSH और LH। FSH एक्ट करता है, ये जो फॉलिकल है, बहुत सारी फॉलिकल पड़ी रहती हैं, लगभग 60,000 से 80,000 तक की, तो उन सब पर, उसमें से 10-15 पर वो एक्ट करता है। फाइनली डिसाइड हो जाता है कि एक ये जो फॉलिकल है यही ग्रो करेगी, तो जाके आगे प्राइमरी फॉलिकल में बदल जाती है। तो जब ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सी फॉलिकल ग्रो करेगी, तब ये रिलीज कर देता है इनहिबिन। इनहिबिन इसको निगेटिव फीडबैक दे देता है कि अब बस करो, डिसाइड हो गया कि हाँ मैं ही आ रही हूँ। तो यहाँ से इसका ग्राफ डाउन होने लगता है, इसका सेक्रेशन कम होने लगता है। मगर LH का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि LH अब स्टिमुलेट तो इसने कर दिया FSH ने, LH उस पर एक्ट कर रहा है ग्रो करने के लिए। का दोनों ही एक्ट कर रहे हैं, मगर FSH केवल इनिशियली उसको स्टार्ट करता है, LH उस पर आगे एक्ट कर रहा है। इसने बदल दिया इसको सेकेंडरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में। तो जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बना, यहां से निकलने लगता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिक्रेट होने लगता है बहुत सारा। एस्ट्रोजन 2 काम करता है, एक तो प्रोलिफरेटिव, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसको मेंटेन करने लगता है, प्रोलिफरेट करने लगता है, इसीलिए उसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। दूसरा ये निगेटिव फीडबैक देता है, मतलब ये जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। ये जो FSH और LH हैं ये एक्ट करते हैं फॉलिकल पर, मतलब ओवरी पर, ओवरी नहीं फॉलिकल ही बोलेंगे, और फॉलिकल से रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन। मगर एस्ट्रोजन जब ज्यादा रिलीज होने लगा तो अब इसको इंडिकेट कर रहा है कि अब बंद करो, ज्यादा सिक्रेशन मत करो, ठीक है। तो जैसे ही इसको निगेटिव फीडबैक मिला, इसका ग्राफ दोनों का डाउन होने लगा। FSH तो पहले ही कम पड़ रहा था, LH भी डाउन होने लगा। यहां तक डाउन होते होते अब जैसे जितना जितना एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी से बनेगा टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से और एस्ट्रोजन निकलेगा, जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन निकलेगा उतना ज़्यादा निगेटिव फीडबैक ऊपर जाएगा कि और उसको कम करते जाओ, और इधर ये उतना ही मेंटेन होता जाएगा लेयर। एस्ट्रोजन 2 काम कर रहे हैं, एक तो इसको मेंटेन कर रहा है, दूसरा ऊपर निगेटिव फीडबैक डाल रहा है।
इसके बाद टर्सरी फॉलिकल से फाइनली बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तब तक कि एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, एक सर्टेन लेवल के ऊपर आ जाता है। ये देखा गया कि यहाँ तक तो ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, जैसे ही ये सर्टेन लेवल के ऊपर जाता है ये अब इसको पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है, और इतना पॉजिटिव कि एकदम से पीक पर चले जाते हैं, FSH भी LH भी, और इसमें LH का ग्राफ ऊपर जाता है काफ़ी ऊपर तक। जैसे ही LH और FSH ऊपर गए, यहाँ तक ये ग्राफियन फॉलिकल बन चुका था, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH होता है इसको रप्चर कर देता है। जैसे ही रप्चर हुआ सेकेंडरी oocyte आ जाता है बाहर। ये सेकेंडरी oocyte लगभग 24 आवर तक जिंदा रहता है, मतलब अगर इस पर 24 आवर तक की 24 घंटे तक की कोई स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आगे बेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और 24 तक अब नहीं आता है तो फिर नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे सेकेंडरी oocyte बाहर आया, जो ये सेकेंडरी oocyte बाहर आया, ये जो सेल देख रहे हैं ये तो लुट चुका है, तो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बना, इसने सेक्रेट करना स्टार्ट कर दिया प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन देखिए यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी ग्राफ में उतार चढ़ाव नहीं आया। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना तो ये ग्राफ इसका ऊपर गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन भी दो काम कर रहा है, एक तो इसको मेंटेन भी कर रहा है और इसमें से ग्लाइकोजन भी सेक्रेट कर रहा है। ग्लाइकोजन इसलिए सेक्रेट कर रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा, यहीं पर तो इसको इम्प्लांट होना है, तो ये ग्लाइकोजन इसको न्यूट्रिशन है, तो इसीलिए ग्लाइकोजन भी सेक्रेट कर रहा है, उसको मेंटेन भी कर रहा है। और यहाँ से निगेटिव फीडबैक भी दे रहा है दोनों को कि FSH और LH का सिक्रेशन कम किया जाए। तो जो ये पीक पर पहुंच चुका था ये डाउन होने लगता है इस तरीके से, और यहाँ से ये तो ग्रो कर ही रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये फॉलिकल ही तो एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहे थे, तो ये तो रप्चर हो चुका है, तो अब एस्ट्रोजन तो कोई सिक्रेट करेगा नहीं, तो एस्ट्रोजन का भी लेवल डाउन होने लगता है। बस इसका एक बार पीक आता है फिर ये डाउन हो जाता है। बचा ये प्रोजेस्टेरॉन, अब इसको मेंटेन कर रहा है ओनली प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से। जैसे ही अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का भी टाइम है कि ये ओनली 14 डेज तक ही रहेगा। अगर किसी का ओव्यूलेशन डे पता करना है तो उसका लास्ट डे जो है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है तो 28 तक चला, 28 या 30 का मान लीजिए है, 28 डे तक चला। 28 में पीछे से 14 डे लेस कर दीजिए तो उसका ओव्यूलेशन डे पता चल जाएगा। यहाँ से धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करती चली जाएगी, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करती जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर ये कम पड़ने लगता है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम पड़ेगा तो अब इस लेयर को मेंटेन रखने के लिए कोई भी हार्मोन्स बचा नहीं, तो ये फिर से इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है। तो ये पूरा साइकिल बार बार हर मंथ रिपीट होता रहता है। आई थिंक आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो गया होगा, ये आप 2-3 बार देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।